नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि थल सेना के थाने के नवनियुक्त थानाध्यक्ष बिशन लाल ने आज थाना परिसर में थाने के सभी व्यक्तियों के साथ में बैठक ली, जिसमें उन्होंने व्यापारियों के साथ भी इस बैठक को अंजाम दिया, जहां व्यापारियों को शासन से मिले गाइडलाइन के अनुरूप दुकान खोलने और ग्राहकों से मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की भी बात कही। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्हें व्यापारियों से दुकान में सैनिटाइजर रखने के साथ बिना मास्क के सामान न देने की भी बात कही। मेरी मीटिंग हुई है। मीटिंग में मेरे द्वारा व्यापारी गणों को बताया गया, एक तो कोरोना के संक्रमण के संबंध में उनको आवश्यक हिदायत दी। दूसरा, जो शासन से आदेश निकले हैं कि दुकानें किस किस तरीके से खुलेंगी, उससे भी सचेत किया तथा उनको यही बताया गया कि अगर जब दुकानें खुलती हैं तो जो भी आपके यहाँ ग्राहक आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराएं। उनकी जवाबदारी व्यापार मंडल की है, जो व्यापारी हैं उनकी है, तथा यही बताया कि जो ग्राहक भी आते हैं उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। कोई भी बिना मास्क का दुकान में ना आए, और जो बिना मास्क और सोचते हैं उसको आप सामान देने से उसको पहले उसको ये जरूर चेताएं कि आप मास्क पहन के दुकान के अंदर आए। तो ये आपको बता दें कि हरदा उत्तराखंड की राजनीति में शुमार एक ऐसा चेहरा है जिनकी राजनीतिक पकड़ और सक्रियता का हर कोई कायल है, और यही वजह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब एक अहम जिम्मेदारी दी है। दरअसल हरदा उस 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल है जिसे सोनिया गांधी ने गठित किया है। ये कमेटी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्तों में आई खटास को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं हरीश रावत का कहना है कि पैनल को पंजाब में पार्टी और सरकार को मजबूत करने और राज्य में पार्टी नेताओं के बीच मतभेदों को हल करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ बनाई गई है और इसी का उन्हें काम सौंपा गया है। तो मैं आपको बता दें कि हरीश रावत न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश में भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, और इसी वजह से उनकी सक्रियता को देखते हुए और पार्टी के प्रति जो भी उन्होंने काम करे उसे देखते हुए सोनिया गांधी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें हरीश रावत एक प्रमुख चेहरा है और उनको एक अहम जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। और ये जिम्मेदारी हालांकि पंजाब से जुड़ी है, जहां पर पंजाब में सरकार को बनाए रखने के लिए और क्या कुछ कार्य करने जरूरी है, और साथ ही साथ आने वाले चुनाव को भी जोड़कर इससे देखा जा रहा है। और इसीलिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को खत्म करना या फिर आपसी मनमुटाव को खत्म करने की प्रमुख जिम्मेदारी हरीश रावत को दी गई है। और साथ ही साथ एक और खबर यहां से निकल के आ रही है कि पंजाब में चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में मतभेद चल रहा है, उसे भी दूर करना है। और न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू बल्कि कांग्रेस में जिन जिन लोगों में आपसी मतभेद चल रहे हैं उन्हें भी दूर करना इस कमेटी का काम है। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी अच्छी खबरें अब सामने आ रही है। प्रदेश में लंबे समय के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 से नीचे 1942 आई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 7028 रही और 52 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 35,653 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वहीं कोरोना से जूझते प्रदेश के लिए ये एक अच्छी खबर है कि संक्रमण की दर अब धीरे धीरे कम हो रही है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि रिकवरी की रेट बढ़ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन संक्रमित मरीजों की मौत के मामले नहीं थम रहे। लगातार 11 दिनों से संक्रमित मामलों की तुलना में मरीज ठीक अधिक हुए, जिससे रिकवरी दर 12% बढ़कर अब 82% से भी ज्यादा हो गई है। तो मैं आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ विवादों का नाता खत्म नहीं हो रहा। ताजा मामला स्वामी रामदेव के वैदिक शिक्षण संस्थान गुरुकुलम से जुड़ा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कुछ अभिभावकों ने अपने 4 बच्चों को हरिद्वार स्थित गुरुकुलम में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया।
बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मदद मांगी थी, जिसमें अभिभावकों ने कहा कि 4 बच्चों को परिजनों को सौंपने के लिए गुरुकुलम प्रबंधन की ओर से 50,000 रुपए प्रति छात्र सिक्योरिटी मनी मांगी गई है। इस पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से मामला सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि अभी बाबा रामदेव की मुश्किलें कुछ और बढ़ सकती हैं। पतंजलि ग्रुप के ही गुरुकुलम में पढ़ रहे छत्तीसगढ़ के 4 बच्चों को अभिभावकों को सौंपे जाने की एवज तो वहीं रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र इन दिनों विषैले धुएं की चपेट में है। जी हां, और आलम यह है कि धुएं के काले गुबारों के बीच लोगों का जीना अब दुश्वार हो गया है। रुद्रप्रयाग में नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3 दिन पूर्व आग लगा दी गई थी, जिससे कूड़े के ढेर में आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। और अब इस आग से निकला ये जहरीला और विषैला धुआं स्थानीय निवासियों की परेशानी की एक बड़ी सबब बना हुआ है। लोगों का जीना वहां दुश्वार हो चुका है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहां पर प्रशासनिक लापरवाही की देखी जा रही है कि अभी तक प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। ये विगत 2-3 दिन पहले किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये आग लगाई गई है और लगातार जल संस्थान के टैंकर और फायर ब्रिगेड द्वारा भी लगातार पानी यहाँ पे डाला जा रहा है। स्वयं पालिका द्वारा भी आग पे काबू पाने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जल्द ही आग पे आज शाम या कल तक काबू पा लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय कोरोना का कहर देखा जा रहा है। हालांकि मामले कुछ कम जरूर आए हैं, लेकिन उसके बाद न सिर्फ कोरोना से लोग परेशान हैं, बल्कि रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो वहां पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगने के बाद में कचरे के उस ढेर ने अब आग पकड़ ली है और लगातार 3 दिन से वहां पर विषैला धुआं निकल रहा है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अब नगर पालिका क्षेत्र विषैले धुएं की जो चपेट में आया है, उस आग को बुझाने के लिए और लोगों को इस विषैले धुएं से निजात दिलाने के लिए अब धीरे धीरे प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच रहा है। उनके द्वारा ये कहना है कि कुछ दिनों के अंदर ये आग खत्म हो जाएगी और इस विषैले धुएं से लोगों को निजात मिल सकेगी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रति माह आयोजित होने वाला मासिक सम्मेलन पुलिस विभाग की एक पुरानी परंपरा रही है, जिसमें हर माह प्रत्येक थाने और अन्य समस्त शाखाओं से 2 से 5 कर्मचारीगण सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं को जनपद के एसपी के सम्मुख रखते हैं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। लेकिन कोरोना काल के कारण एसएसपी ने पुरानी परंपरा को जीवंत बनाए रखने हेतु वैकल्पिक तौर पर आधुनिक तकनीक का सहारा लिया, जिसमें जनपद के प्रत्येक कर्मचारी से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने हेतु गूगल मीट के प्रयोग का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनी गई अपितु उनका मौके पर निस्तारण भी किया गया। एसएसपी की इस नई तकनीकी पहल का कर्मचारियों ने स्वागत किया। कोरोना महामारी का जो सेकंड वेव चल रहा है, इसमें पुलिस कर्मी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ड्यूटी में काफ़ी व्यस्तता भी रहता है। अभी इसलिए हमने सोचा था कि सभी पुलिस कर्मी को जो है यहाँ बुला के सम्मेलन करना कोरोना का प्रोटोकॉल के हिसाब से भी संभव नहीं होता है। इसलिए गूगल मीट के माध्यम से जिस जगह पर उनका पोस्टिंग है, थाने हो या चौकी हो, वहाँ से जो है गूगल मीट माध्यम से उनसे जुड़ के उनका कोई समस्या है या उनका कोई परिवार वाले के कोई समस्या है इस कोरोना काल में, या कोई भी पुलिसकर्मी हरिद्वार में पहले तैनात है, उनका बच्चे इधर अभी रह रहे हैं
और अभी वो कहाँ बाहर देना, तो उनका कोई समस्या, इसी बारे में हम विचार करके जो है उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोविड कर्फ्यू के दौरान कठायतबाड़ा स्थित निजी स्कूल खोलकर बच्चों के प्रैक्टिकल कराने की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल पर छापेमारी की। पुलिस स्कूल में बच्चों को देखा तो स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की गई। उन्होंने सीबीएसई के आदेश का हवाला दिया, लेकिन इस मामले में कोई लिखित दस्तावेज उनके पास नहीं मिला। पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत स्कूल प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार की सुबह कोतवाली पुलिस को कठायतबाड़ा स्थित कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल के खुले होने और किसी समारोह के आयोजन होने की सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि करने के बाद तहसीलदार और कोतवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो विद्यालय को खोला पाया गया। बच्चे सादे और स्कूली ड्रेस में मेन गेट, खेल मैदान और कक्षाओं के भीतर मिले। प्रशासन की टीम ने प्रधानाचार्य से पूछताछ की तो पूछताछ में प्रधानाचार्य डॉक्टर आशा तिवारी ने बताया कि विद्यालय में 12वीं के छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जा रही है और इसके लिए बच्चों को शिफ्ट वाइज बुलाया गया है। तहसीलदार ने उनसे परीक्षा कराने की अनुमति और छात्र छात्राओं को कोविड-19 परीक्षण की रिपोर्ट मांगी, जिसे वो प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके बाद पुलिस ने प्रधानाचार्य के खिलाफ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर जानबूझकर बच्चों की प्रैक्टिकल परीक्षा कराने पर धारा 188 और 269 और 51 भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहसीलदार ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान धारा 144 सीआरपीसी लागू है। गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान पूर्णतः बंद है। केवल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। नियमों की जानकारी होने के बावजूद निजी विद्यालय ने इस गाइडलाइन का उल्लंघन किया। उधर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव का कहना है कि मौके पर प्रधानाचार्य मौजूद थी, इसलिए मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कंट्री वाइड स्कूल में कतिपय बच्चों को प्रैक्टिकल देने के लिए बुलाया गया है, जिस पर मेरे द्वारा एवं शहर कोतवाल के द्वारा मौके पर जाकर उस जगह की छानबीन की गई। तो मौके पर पहुंचने के बाद स्कूल में पाया गया कि वाकई में उन बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए बुला रखा था। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया था। इस संबंध में शिक्षण संस्थान के प्रबंधन से बात की गई तो वहां पर उपस्थित प्रधानाचार्य एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि सीबीएसई की तरफ से उनको निर्देश प्राप्त हैं, लेकिन उस संबंध में कोई भी वो विशेष तौर पर अनुमति आदि नहीं दिखा पाए। तो चूँकि जैसा कि वर्तमान में प्रचलित एसओपी के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थाएँ बंद रहेंगी। थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त में मौजूद थी, तो इस दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि कंट्री वाइड स्कूल में अनऑथराइज तरीके से क्लास 12th के बच्चों का प्रैक्टिकल किया जा रहा था इकोनॉमिक्स का। तो इस संबंध में जानकारी करने के लिए पुलिस वहां गई तो वहां के प्रिंसिपल्स द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति या बच्चों का कोई कोविड टेस्ट कराने का कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं थी, क्योंकि शासन के गाइडलाइंस के खिलाफ था। इसी संदर्भ में थाना पुलिस द्वारा थाने पर स्कूल प्रबंधक के, स्कूल प्रधानाचार्य वंडी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 आईपीसी व 51 भी आपदा प्रबंधन के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कोटद्वार रोड स्थित राजकीय खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के दौरान वितरित की जा रही राशन की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों पर हो रहे वितरण की जानकारी ली। तो वहीं जिलाधिकारी को अपने घरों में देख मोहल्ले के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली, जिसके बाद जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से उन्हें मिल रही राशन के बारे में जानकारी ली। उसके बाद जिलाधिकारी ने सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों में जाकर भी निरीक्षण किया। तो वहीं सरकारी दुकानों में उनके रजिस्टर भी इस दौरान जिलाधिकारी ने चेक किए। पंचायत में आज हम गोदाम का निरीक्षण के लिए आए थे। साथ में ठंडा पानी ग्राम पंचायत में जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, स्वामी हैं, उनसे आज थोड़ा मुलाकात करके रैंडम मैंने इंस्पेक्शन किया है और उनसे राशन का प्राप्ति के बारे में सूचना लिया गया है। उनका राशन कार्ड भी चेक किया है। तो 2 परिवारों से बात किया है। दोनों परिवारों के पास पीला राशन कार्ड उपलब्ध था। उनकी यूनिट संख्या के आधार पर उनको जो राशन मिल रहा है उसका भी पुष्टि किया गया है। तो वही आपको बता दें कि देहरादून निवासी शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल हो गई हैं।
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने सेना की वर्दी पहनी। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निकिता ढोंडियाल को सेना में अफसर बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री का कहना है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी का सेना में शामिल होना न केवल उनके वीर पति को श्रद्धांजलि है, बल्कि उत्तराखंड के लिए भी एक गौरव की बात है। आपको बता दें कि 18 फरवरी 2019 को सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक तौर पर आज सेना में शामिल हो गई हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज 29 मई को आयोजित पीओपी में उन्हें सेना की वर्दी पहनाई गई। देहरादून निवासी मेजर विभूति ढोंडियाल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी निकिता ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना में जाने का मन बनाया था। निकिता ने दिसंबर 2019 में इलाहाबाद में विमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी, जिसमें वो पास हो गई थी। इसके बाद चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए से निकिता को कॉल लेटर आया। ट्रेनिंग पूरी कर निकिता ओटीए की पासिंग आउट परेड में माफ कीजिएगा बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक रूप से सेना में शामिल हो गई हैं। तो मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शनिवार को उत्तरकाशी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिला प्रशासन की ओर से जारी मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यमुना वैली बड़कोट हेलीपैड पर उतरे, जिसके बाद मुख्यमंत्री कोविड केयर सेंटर बड़कोट पहुंचे और सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा और कोरोना से ठीक हुए मरीजों का भी हाल जाना। उसके बाद मुख्यमंत्री कार से नौगांव और सीएचसी गए, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों से कोविड को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। तो वहीं मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पहाड़ परिवर्तन समिति की कुमाऊं मंडल टीम की प्रदेश अध्यक्ष प्रिंसी रावत, सत्यम कालरा, प्रीतम सिंह जेठा धारचूला पहुंचे, जब भारत, चीन, नेपाल से लगे त्रिकोणीय सीमा के दूरस्थ क्षेत्रों में कोरोना किट पहुंचाई गई। धारचूला में पहाड़ परिवर्तन समिति की ओर से 20 ऑक्सीमीटर, 20 इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर, 4000 पैरासीटामोल और सैनिटाइजर दिए गए। जहां सरकार सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में पहाड़ परिवर्तन समिति सुविधाएं पहुंचाने का लगातार कार्य कर रही है। कई ग्राम सभाएं ऐसी है जहां पर अभी भी कई दवाइयों की संसाधनों की कमी है। तो आज हम लोग यहां पर आए हैं और जो इसका लास्ट न्याय पंचायत पड़ती है धारचूला ब्लॉक की, उसका नाम है गुंजी के कुटी गांव, जिसे भारत का आखिरी गांव बोला जाता है। तो वहां तक हमने जो न्याय पंचायत का पहले मैंने नाम लिया था गुंजी के अंतर्गत 7 ग्राम सभाएं आती है। वहाँ तक पहाड़ परिवर्तन समिति अपने तहत अपने उमेश कुमार जी के नेतृत्व में पैरासीटामोल और कम से कम 20 यूनिट हम लोगों ने अभी रंग कल्याण संस्था को हम 20 यूनिट इंफ्रारेड मशीन ऑक्सीमीटर। तो मैं आपको बता दें कि पूरे भारत में कोरोना काल के चलते सभी विभागों को भारी नुकसान हुआ। तो वहीं रेलवे ने भी कोरोना काल में हल्द्वानी काठगोदाम से चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त किया। पिछले साल से काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 6 गाड़ियां चलाई गई थी, जिसके बाद धीरे धीरे 3 गाड़ियों को रद्द किया गया, जिसमें काठगोदाम, हल्द्वानी से हावड़ा, रानीखेत और देहरादून गाड़ियां संचालित हैं। लेकिन यात्रियों की कमी लगातार दिखाई पड़ रही है। तो वहीं देहरादून काठगोदाम त्रिसाप्तिक विशेष गाड़ी आज से अगले आदेश तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के स्थान पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चलाई जाएगी। तो वहीं रेलवे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या में कमी आ रही है, और भी गाड़ियां निरस्त हो सकती हैं। इस अवधि में हमारे इस साल 6 गाड़ियां चल रही थी, नियमित रेगुलर चल रही थी। 6 में से 3 कैंसिल हो गई, जिसमें शताब्दी दिल्ली के लिए, नैनीदून ये जनशताब्दी थी वो, और एक संपर्क क्रांति कैंसिल हो चुकी हैं। 3 कैंसिल हो गई, 3 चल रही, जिसमें एक हावड़ा, एक दिल्ली के लिए रानीखेत एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस, और एक रात में देहरादून जाती है। वो तीनों ट्रेनें चल रही हैं। तो यह उत्तराखंड बनने के 20 साल बाद भी नैनीताल के भीमताल विधानसभा में आज भी मंडी नहीं बनी है, जिस कारण भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी, मुक्तेश्वर, ओखलकांडा क्षेत्र के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल उप मंडी नहीं होने के कारण किसानों को अपने फल और फसल हल्द्वानी की मंडियों में औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
काश्तकारों का कहना है कि उनके क्षेत्र में होने वाली फसल को बेचने के लिए ग्रामीणों को रोजाना गांव से करीब 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर हल्द्वानी की मंडी में जाना पड़ता है। तो वहीं सरकार से गुहार लगाने के बाद भी आज तक उप मंडी यहां पर नहीं बनाई गई है। उप मंडी की यहाँ पर जगह भी चयनित हो चुकी थी। यहाँ पर अभी हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं घोषणा भी कर चुके थे कि उप मंडी बनेगी धानाचूली में। अगर उप मंडी बनती तो हमारे यहाँ पर जो आगर क्षेत्र है अपना 2-3 ब्लॉक जो है रामगढ़ ब्लॉक, धारी ब्लॉक और ओखलगांडा ब्लॉक, ये सारी यहाँ पर मंडी कर लेते, अपना ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बच जाता उनका। मंडी होती तो यहाँ पे सर बहुत अच्छे रेट मिलते और माल ख़राब नहीं होता। कोल्ड स्टोर होते तो माल सड़ता नहीं, गलता नहीं, अच्छे रेट मिलते और अच्छे पैसे आते और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती, हमारा माल सड़ता गलता नहीं। हमको फ़ायदा कुछ नहीं चला ऐसे में। अगर यहाँ हमारी आड़त होती वो होता तो बहुत ही फ़ायदा चला। हमारी रोड के साइड में वहाँ ज़मीन है, मकान है, गोदाम है, सब कुछ है। हमको और भी एजेंटी और किसी को देनी पड़ती है ना, तो हमारे पास वैसी व्यवस्था कभी भी नहीं बनी। पिछले गया तो कितने पिछले चले गए, हमको भी 30-35 साल हो गए यहाँ आए हुए। हम तो सोचे हमारे गांव में कुछ होता, हमारे बच्चे कर लेते, इधर उधर नहीं जाते, हमारी आबहवा अच्छी, हमारा गांव में सब कुछ ठहरा, हमारी व्यवस्था कुछ भी नहीं ठहरी ना, ऐसा सोच रहे हम तो। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ विवादों का नाता खत्म नहीं हो रहा है। ताजा मामला स्वामी रामदेव के वैदिक शिक्षण संस्थान गुरुकुलम से जुड़ा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कुछ अभिभावकों ने अपने 4 बच्चों को हरिद्वार स्थित गुरुकुलम में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मदद मांगी थी, जिसमें अभिभावकों ने कहा कि 4 बच्चों को परिजनों को सौंपने के लिए गुरुकुलम प्रबंधन की ओर से 50,000 प्रति छात्र सिक्योरिटी मनी मांगी गई। इस पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के बीच में आने के बाद में और समझाइश बुझाइश के बाद अब उन 4 बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।